हेलो फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट सेक्शन 194 से रिलेटेड एक सर्कुलर लेके आया है जिसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको एक क्लियर गाइडेंस मिल जाए। इसके लिए ये कोशिश की गई है डिपार्टमेंट की तरफ से। उसके हम और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए आज हम इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या क्वेश्चन आंसर हैं जिनको क्लियर किया गया है, क्या क्वेरीज हैं जिनको क्लेरिफाई किया गया है। तो हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। उसके साथ में हम ये भी देखेंगे कि सेक्शन 194R का प्रोविज़न क्या है और उसको भी समझने की कोशिश करते हैं साथ में। सर्कुलर 12 ऑफ 22 ये एक सर्कुलर है जो इन्होंने इश्यू किया है और इसमें लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज अंडर सेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन 194R, यानी कि जो 194R की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं लोगों को समझने के लिए, उनको दूर करने के लिए ये गाइडलाइंस इशू की गई है। तो इसको हम अब देखते हैं कि 194R के प्रोविजंस क्या हैं। 194R जो है वो एप्लीकेबल है बेनिफिट्स और परक्विजिट्स पे। ठीक है, तो बेनिफिट और परक्विजिट्स में ये क्यों प्रोविज़न आया है और ये किस तरह से बाकी प्रोविजंस और टीडीएस के हैं उनसे अलग है, क्योंकि बाकी अभी तक जो टीडीएस के प्रोविज़न हैं, अभी तक एग्जिस्टिंग जो टीडीएस के प्रोविज़न हैं वहाँ पर कैश पेमेंट यानी कि जो कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं उन पर टीडीएस एप्लीकेबल होता है। लेकिन इस सेक्शन में इन्होंने कैश के साथ में इन काइंड के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको भी कंसीडर किया है, इंक्लूड किया है। इसको लाने की एक मेन वजह जो है हम उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। तो ये एक्चुअली ऐसे बेनिफिट्स और परक्विजिट्स हैं जो टैक्स परव्यू से बहुत बार बच जाते हैं, क्योंकि जो रेसिपिएंट हैं वो अपनी बुक्स में इसको डिक्लेयर नहीं करते। तो जब रेसिपिएंट इनकी बुक्स में अपनी इनकम नहीं डिक्लेयर करते तो ये कहीं ना कहीं टैक्सेशन से छूट रहे थे और इसको कर्ब करने के लिए डिपार्टमेंट ने ये टीडीएस इस पे एप्लीकेबल किया है। तो ये टीडीएस जो है उसकी रेट क्या है? रेट 10% से एप्लीकेबल है। इसका थ्रेशोल्ड है 20,000, यानी कि 20,000 तक नील है। अबोव 20,000 10% एप्लीकेबल होगा। इसकी एप्लीकेबल डेट क्या है? 1 जुलाई 2022। और ये किन चीज़ों पर एप्लीकेबल है? बेनिफिट एंड परक्विजिट्स। अब ये बेनिफिट्स और परक्विजिट्स क्या है उसके बारे में गाइडलाइन को डिटेल से जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें और ज़्यादा इसके बारे में समझ पाएंगे। तो चलिए अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स में अगर हम जब देखते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये कहता है इट इज़ नेसेसरी टू पर्सन प्रोवाइड बेनिफिट टू चेक वेदर अमाउंट इज टैक्सेबल। ये परक्विजिट्स कई बार रेसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होते, यानी कि एग्जम्प्ट भी होते हैं, एग्जम्प्ट कैटेगरी के हो सकते हैं। लेकिन क्या प्रोवाइडर को ये चेक करना है कि ये टैक्सेबल है या नहीं है, और उस सिचुएशन में क्या होगा इम्प्लीकेशन? तो यहाँ पर इसका आंसर इन्होंने दिया है डिपार्टमेंट ने कि नो, यानी कि आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये रेसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल है या नहीं उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको टीडीएस का डिडक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सिंपल इन्होंने सीधे ही रिप्लाई कर दिया है कि इसमें आपको टीडीएस अप्लाई होगा, उसमें चाहे आपके रेसिपिएंट के हाथ में वो टैक्सेबल है या नहीं है, एट द रेट ऑफ 10%। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ही इन्होंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। उसके बाद में एक चीज़ और इन्होंने क्वेश्चन डाला है, इन दिस रिगार्ड में बी हाईलाइटेड इन रिक्वायरमेंट ऑफ वेदर द पेमेंट मेड बाय द डिडक्टर इन इनकम ऑफ द हैंड्स ऑफ द नॉन रेजिडेंट रेसिपिएंट। तो नॉन रेजिडेंट रेसिपिएंट के केस में क्या होगा? तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट द डिडक्टर नीड्स टू वेरीफाई सम इज चार्जेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ये सेक्शन 195 में ये कहा गया है कि ये देखना होता है कि क्या सम चार्जेबल है इनकम टैक्स एक्ट में,
तो उसमें टीडीएस एप्लीकेबल होता है। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 37A सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट allows the agreement between section 90 and 90A of the act if eligible in determination rate of tax which the tax is to be deducted at source. Hence there is further requirement of checking the amount is taxable under tax treaty, if yes, at what rate. Such a requirement is not there in section 194R. ये जो requirement है to check the whether it is chargeable to tax or not, it is not there in section 194R. So in absence of these two terms in the section, there is no requirement for deductor to verify, and hence this will be applicable. The TDS will be applicable in case of non-resident also. आगे सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या बात करी है, इज इट नेसेसरी दैट द बेनिफिट ऑफ प्रिक्विजिट मस्ट बी इन काइंड टू ऑपरेट द सेक्शन 194R. तो यहाँ पर ये कहता है कि सेक्शन ही खुद क्लेरिफाई करता है इसके प्रोविजो में, प्रोवाइडेड दैट इन केस where the benefit of perquisites as the case is wholly or in kind or partly in cash and partly in kind, but such part in case is not sufficient to meet the liability of deduction of tax in respect of all of such benefit, the person responsible for providing such benefit shall, before releasing the benefit, ensure that tax required to be deducted has been paid in respect of benefit. यानी कि अगर इन काइंड है या पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड है और वहाँ पर कैश पोर्शन इतना नहीं है कि वो उस बेनिफिट टैक्स लाइबिलिटी को पूरा कर सके, तो ये बेनिफिट प्रोवाइडर की लाइबिलिटी है कि वो चेक करे कि टैक्स उसमें पे हो चुका है पहले. अगर टैक्स पे नहीं होता है इसका मतलब है कि या तो टीडीएस कटे या तो उसमें टैक्स पे हो. ये चेक करने की लाइबिलिटी प्रोवाइडर की है और ये एप्लीकेबल होगा यानी कि इन काइंड और इन केस दोनों सिचुएशन में, जहाँ पर पार्टली इन केस है या पार्टली इन काइंड है और या फुल्ली इन काइंड अगर कंसिडरेशन है बेनिफिट और परक्विजिट का. तीसरा क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है, इज देयर एनी रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टैक्स अंडर 194R व्हेन द बेनिफिट इज इन फॉर्म ऑफ द कैपिटल असेट. यानी कि अगर कैपिटल असेट में अगर दिया है तो क्या एप्लीकेबल होगा. As we seen in the response of the question number 1, there is no requirement to check benefit is taxable. तो यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में हमने देखा था कि टैक्सेबल है या नहीं ये चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि इसका मतलब है अगर वो कैपिटल असेट है तो भी चार्जेबल होगी टीडीएस के लिए. इसमें कुछ जजमेंट भी दिए हैं जहाँ पर ये और ज़्यादा क्लेरिफाई किया है कि इसमें किस तरह से अगर कोई इन काइंड या इन कैपिटल असेट अगर बेनिफिट या परक्विजिट दिया गया है तो क्या केस में उस केस में होगा एप्लीकेबल या नहीं होगा. तो असेसी एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट ऑफ द परचेज ऑफ प्लॉट, अमाउंट ऑफ विच पेड इन एज एन अर्नेस्ट मनी, हाउएवर द पोजेशन वाज नॉट गिवन. सेलर एंटर्ड इनटू अनदर एग्रीमेंट विद थर्ड पार्टी टू डेवलप द सेड प्लॉट. असेसी फाइल्ड अ सूट and in sum received in pursuance of the consent decree was liable to tax as per business income. The amount representing principal loan waived by the bank is also would constitute income falling under section 28(4). Value of rent free accommodation was held as taxable. अगर डायरेक्टर को कोई रेंट फ्री अकोमोडेशन फर्नीचर फिक्चर्स हैं वो भी. कार given to assessee by his disciple for preaching, value of the car was held to be taxable. तो ये सारी चीज़ों में ये क्लियर किया गया है कि जहाँ पर कैपिटल असेट भी अगर कोई बेनिफिट या परक्विजिट्स या किसी कंसिडरेशन में मिलता है तो वो टैक्सेबल ही काउंट होता है और ये सारा इन जजमेंट में ऑलरेडी क्लियरिफाई किया गया है. तो इसका मतलब है हमारे इस पर्टिकुलर केस में भी कैपिटल असेट्स कैपिटल रिसिप्ट्स भी लायबल होंगी एंड रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स इन ऑल केसेस. राइट. उसके बाद में क्वेश्चन 4, वेदर सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट्स. तो ये एक अलग से इन्होंने बहुत स्पेसिफिक पॉइंट को उठाया है क्योंकि ये डे टू डे ट्रेड में बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि डिस्काउंट एप्लीकेबल होता है. तो क्या वो भी एक बेनिफिट और प्रिक्विजिट्स की डेफिनेशन में आएगा और इसकी टीडीएस एप्लीकेबल होगा.
तो इसमें यह कहा गया है कि ये बेनिफिट की डेफिनेशन में तो आएगा, दिस इज ए बेनिफिट, ओके, इट इज अ बायर गिव्स टू सेलर गिव्स टू बायर, लेकिन यहां पर इन्होंने एक रिलैक्सेशन दिया है। वो रिलैक्सेशन क्या दिया है कि जहां पर सेल्स डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट है तो वो उसमें टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा 194R में। उसके साथ में एक और इन्होंने दिया है कि अगर एक कंडीशन है जहां पर अगर सेलर 10 आइटम एट द रेट ऑफ 12 इज इक्वल टू 120 रुपीज़, उसमें वो 12 आइटम दे रहा है, यानी कि 2 फ्री दे रहा है। तो इस केस में यहां पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्राइस उसका मान लिया जाएगा 12 पीसेस 120 के हिसाब से, यानी कि 10 रुपीज़ ईच, और इस केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर फ्री सैंपल है तो 194R एप्लीकेबल होगा। नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शंस में जहां पर कोई स्कीम के अंदर एक्स्ट्रा पीस दिए जा रहे हैं वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन सेपरेटली अगर फ्री सैंपल दिए जा रहे हैं और उसके अलावा कुछ और केसेज हैं जहां पर ये रिलैक्सेशन एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि इंसेंटिव स्कीम, और उसमें इंसेंटिव में कैश या काइंड में कुछ अगर मिल रहा है, लाइक कार, टीवी, कंप्यूटर, ऐसा कोई कैपिटल असेट दिया जा रहा है, या कोई ट्रिप स्पॉन्सर कर रहे हैं, या उसमें अगर कोई फ्री टिकट दे रहा है इवेंट की, और या फिर मेडिसिन सैंपल्स यानी कि फ्री सैंपल, इन केसेस में ये एप्लीकेबल होगा, यानी कि रिलैक्सेशन नहीं है। तो यहां पर ये लिस्ट जो दी है वो एग्जॉस्टिव एज एन एग्जाम्पल, इस केस में ये एप्लीकेबल होगा। केवल किस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा? सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट्स, इन 3 केस में वो अलाउड किया हुआ है कि ये डिडक्शन टैक्स का नहीं करने का है। लेकिन उसके अलावा जो भी केसेस हैं जो ये एग्जांपल दिया है, इस तरह से अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वहां पर ये एप्लीकेबल होगा और 194R में टीडीएस उसको काटना पड़ेगा। अब इसमें इसकी जो बेनिफिट की वैल्यूएशन कैसे निकालनी है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की में बात करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ द बेनिफिट। वैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट निकालने के लिए अगर बेनिफिट जो है वो बायर ने बाहर से ही खरीदा है, जो प्रोवाइडर है उसने मार्केट से परचेज किया है, तो जो परचेज प्राइस है वो ही उसका बेनिफिट का वैल्यू हो जाएगा। अगर ये बेनिफिट मैन्युफैक्चरर है उसका, तो इस केस में जो उसकी नॉर्मल सेल प्राइस होती है वो उसकी इस केस में वैल्यू होगी ऑफ द बेनिफिट। अब हम नेक्स्ट आइटम पढ़ते हैं। ये सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम अभी ये सोशल मीडिया पे ही हम बात कर रहे हैं। तो अगर समझो मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ और मुझे किसी ने कुछ प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए दिए हैं उस वीडियो को बनाने के लिए, जैसे कि माइक है या कैमरा है या कोई ऐसा एक प्रोडक्ट जो मुझे एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मिलते हैं टेस्ट करने के लिए और उनकी मार्केटिंग करने के लिए या सोशल मीडिया पे उसका और प्रचार करने के लिए। उस केस में अगर मैं वो आइटम वापस रिटर्न करता हूं कंपनी को तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर रिटर्न कर देता हूं तो। लेकिन अगर मैं रिटर्न नहीं करता हूं और रिटेन करता हूं तो यहां पर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा 194R में। तो यहां पर आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपने जो प्रोडक्ट या आइटम आप किसी प्रोडक्ट कंपनी से या किसी कंपनी से
उसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए लेते हो और उस प्रोडक्ट को यूज़ करके या दिखा के वापस आप रिटर्न कर देते हो, तब तो उसमें टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट आपको दे दिया जाता है यूज़ करने के लिए, रखने के लिए, तो यहाँ पर आपका टीडीएस की लाइबिलिटी आ जाती है। वेदर रिम्बर्समेंट ऑफ द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। अब कई बार प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो अपने जेब से कुछ खर्चा कर देते हैं सर्विस, जब हम सर्विसेज दे रहे होते हैं, वो सर्विसेज स्पेसिफिक उस वेंडर के लिए होती हैं, जैसे कि ट्रैवल, एक लोकल ट्रैवल हम कर रहे हैं, या आउट ऑफ स्टेशन अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं फैक्ट्री विजिट करने के लिए, अगर आपको जाना है प्रोफेशनल एज ए कंसल्टेंसी देने के लिए, तो उस केस में क्या टीडीएस एप्लीकेबल होगा या कैसे एप्लीकेबल होगा उसके बारे में देखिए हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर एक्स जो सर्विस प्रोवाइडर है, एक्स कंपनी है, और वाई जो कंसल्टेंट है, अगर इसमें लिखा हुआ है हैज़ टू ट्रेवल टू डिफरेंट सिटी फ्रॉम प्लेस वेयर इज रेगुलरली कैरिंग बिजनेस सर्विस टू एक्स, एक्स को सर्विस देने के लिए वो ट्रेवल करता है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय कंसल्टेंट एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर विच इज डिडक्टेबल फ्रॉम द फीस दैट ही रिसीव फ्रॉम द कंपनी एक्स। In such case, fees received by consultant in his income and expenditure is deductible from such income in computing his total income. Now, if the travel expenditure is met by the company X, it is benefit. अगर ये एक्सपेंडिचर जो है वो कंसल्टेंट बियर करता है, इनकर एंड रियम्बर्स, तो उस केस में क्या हो जाता कि ये इसका बिल कंसल्टेंट के नाम से आ रहा है, कंसल्टेंट उसको पे कर रहा है और फाइनली कंसल्टेंट को रिम्बर्स कर, कंपनी जो है वो कंसल्टेंट को रिम्बर्स कर देती है वो अमाउंट। उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन अगर बिल कंपनी के नाम से बन रहा है और उसमें जो बाद में वो उसको रिम्बर्स पेमेंट जो है वो कंपनी ही उसको पेमेंट कर रही है, तो ये बेनिफिट या परक्विजिट्स कंसल्टेंट के नाम से माना जाएगा और इस केस में उस पर टीडीएस की लाइबिलिटी बनती है। इनवॉइस इज ऑब्टेन्ड इन द नेम ऑफ एक्स एंड अकॉर्डिंगली पेड बाय कंसल्टेंट इज रिम्बर्समेंट बाय एक्स। इन दिस केस द एक्सपेंस पेड बाय द कंसल्टेंट इज इनकर्ड होली एक्सक्लूसिव फॉर द पर्पज ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज व्हेन द रिम्बर्समेंट मेड बाय एक्स बीइंग द सर्विस रेसिपिएंट विल नॉट कंसिडर्ड एज अ बेनिफिट। तो ये यहाँ पर आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में ये बात करता है, जैसे एक डीलर कॉन्फ्रेंस जो रिटेल प्रोडक्ट के लिए कई बार डीलर्स की एक मीटिंग करते हैं, तो उसका क्या बेनिफिट और प्रिक्विजिट्स में काउंट होगा या नहीं होगा। तो इसमें ये कहते हैं कि अगर वो डीलर्स की जो मीटिंग है इट इज़ स्पेसिफिकली ओनली फॉर प्राइम ऑब्जेक्ट क्या है उसका एजुकेट करना है, तब तो ये टीडीएस एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है या डिस्कशन, ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स, टीचिंग सेल्स टेक्निक, ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो कॉन्फ्रेंस के साथ में इन द नेचर ऑफ इंसेंटिव है, लाइक वहाँ पर लेजर ट्रिप है, अगर ये नेचर साथ में आ जाता है उसके, या फिर उसके फैमिली मेम्बर इन जो है वो भी उसमें थे और वहाँ पर उनका भी एक्सपेंस हुआ है, और या फिर जब डीलर मीटिंग जो है फॉर द डेज विच आर ऑन अकाउंट ऑफ प्रायर स्टे एंड ओवर स्टे, उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो इसमें टीडीएस के अंदर आएंगे 194R में, वो उसकी परक्विजिट में काउंट होंगे और यहाँ पर टैक्स का एप्लीकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट में ये बात करते हैं 194R में, अगर पार्टली इन काइंड एंड पार्टली इन कैश है, देन द पर्सन रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइडिंग सच अ बेनिफिट इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर द टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड हैज बीन पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ बेनिफिट बिफोर रिलीजिंग द बेनिफिट। हाउ कैन सच पर्सन सेटिस्फाई दैट टैक्स इज डिपॉजिटेड इफ द बेनिफिट इज इन काइंड और पार्टली इन काइंड एंड कैश इज नॉट सफिशिएंट। तो हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था, वहाँ पर ये कहा गया है कि ही हैज़ टू मेक श्योर कि टैक्स इज़ पेड, तो वो कैसे मेक श्योर करेगा कि टैक्स इज़ पेड और नॉट। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि उसके लिए वो उसका टैक्स का चालान लेगा, रेसिपिएंट से टैक्स के चालान लेना होगा
कि उसने टैक्स पे कर दिया है और वो डिटेल जो टैक्स पेमेंट करने की वो उसको फॉर्म 26Q में उसमें अपने TDS रिटर्न के साथ में फिल करनी होगी, जिसका नया जो चालान का फॉर्मेट आएगा, जो रिटर्न का फॉर्मेट आएगा, उसमें ये एक कॉलम्स और एक्स्ट्रा डिटेल लेने की जगह भी डाली गई है। तो ये बहुत ही अलग से एक इन्होंने प्रोविज़न डाला है जहाँ पर लाइबिलिटी तो है रेसिपिएंट की, लेकिन प्रोवाइडर को ये ध्यान रखना है कि टैक्स पेमेंट हो गया है और उसको इसका प्रूफ भी कलेक्ट करना पड़ेगा टैक्स चालान के रूप में। और लास्ट में इन्होंने क्वेश्चन डाला है, इट वुड कम इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022। जो इफेक्टिव डेट है वो 1 जुलाई 2022 है। तो सेकेंड प्रोविजो कहता है कि द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई वेयर द वैल्यू द बेनिफिट प्रोवाइडेड और लाइकली टू बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल डज नॉट एक्सीड 20,000। तो ये 20,000 की लिमिट है, हमने बात करी थी। इट इज़ नॉट क्लियर हाउ दिस लिमिट इज़ टू बी कंप्यूटेड। अब ये कंप्यूट कैसे होगी लिमिट, तो उसके बारे में ये कह रहा है, सिंस द थ्रेशोल्ड इज विद रेस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये तो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए लिखा है। कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ट्रिगरिंग द डिडक्शन शैल बी काउंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक अगर उसका 20,000 से ऊपर हो जाता है तो ये लाइबिलिटी टैक्स की आ जाती है। लेकिन जो टैक्स काटेंगे वो 1 जुलाई के बाद वाले पेमेंट पे ही काटेंगे, यानी कि अगर 20,000 का पेमेंट 1 जुलाई तक हुआ है और उसके बाद में जो भी पेमेंट होगा तो उस पर, क्योंकि लाइबिलिटी आ चुकी होती है 20,000 से ऊपर, तो उस पर TDS काटना होगा। ये जो है पूरा गाइडलाइन सर्कुलर जो डिपार्टमेंट ने इश्यू किया है सेक्शन 194R के लिए। थैंक यू।